Hello friends, hope all of you are fit and fine. Now today is starting again with Objectives of Seed Science and Technology by Dr. Neetumal. This is the series number 5. Four series are already completed. Now coming to the fifth series. Now let us start with question number 1. Self-pollination is otherwise called as. सेल्फ पॉलिनेशन को हम और क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को हम कहते हैं सी दैट इज ऑटोगैमी. क्वेश्चन नंबर 2. द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड एज. यहाँ पे ये कह रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन. ये आपका एंथर है. एंथर है आपका. ये मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, स्टाइल है, ये एंथर है. एंथर जो है पोलन ट्यूब से जो एंथर है, अगर वो ये कोई प्लांट है, प्लांट पे ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं. ये मान लीजिए एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर है, ये तीसरा फ्लावर है. ये थोड़ा बड़ा कर दो. ये एंथर. अगर इसके पोलन सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे गिर करके उसको पॉलिनेट करते हैं. द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर मीन्स वो दूसरे की स्टिग्मा पे गिर करके उसको पॉलिनेट करते हैं. तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? गाइटिनोगैमी कहते हैं. द वर्ड इज गाइटिनोगैमी. द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे जब पोलन गिर के उसे पॉलिनेट करता है तो हम उसे कहते हैं गाइटिनोगैमी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. द हार्ड सीड कोट कैन बी रिमूव्ड बाय. हार्ड सीड कोट को कैसे रिमूव कर सकते हैं? एसिड स्कैरिफिकेशन, आफ्टर राइपनिंग, ड्राइंग, स्ट्रैटिफिकेशन. यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं. या तो आपका एसिड स्कैरिफिकेशन हो सकता है या स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है. लेकिन हार्ड सीड कोट है मीन्स यहाँ आपको डॉर्मेंसी ब्रेक करनी है. ट्रीटमेंट टू ओवरकम डॉर्मेंसी वी आर यूजिंग वेरियस मेथड्स. आउट ऑफ दैट वन मेथड इज एसिड स्कैरिफिकेशन. एसिड स्कैरिफिकेशन में क्या होता है कि हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, या फिर आपका अल्कोहल हो गया, या फिर बॉइलिंग वाटर, इन सब से या बॉइलिंग वाटर, इन सब से सीड को ट्रीट करते हैं जिससे कि जो हार्ड सीड कोट हो वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाए और परमेएबल हो जाए. तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिड स्कैरिफिकेशन. द प्रोसेस इज नोन एज एसिड स्कैरिफिकेशन. आंसर इज ए. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज GA induces synthesis of which enzyme? GA induces synthesis of amylase. Answer is amylase. Now coming to the next question. Question number 5. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड कंसिस्ट ऑफ. अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मान लीजिए ये आपका डाइकोटिलेडोनस सीड है. ये डाइकोटिलेडोनस सीड है. तो डाइकोटिलेडोनस सीड में यहाँ आपका एक ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने. ये आपका क्या हो गया? सीड हो गया. ये आपका हो गया टेस्टा. टेस्टा के नीचे क्या हो जाता है? एक पतली सी लेयर जो होती है ये हो जाती है टेगमेन की. टेस्टा टेगमेन. टेस्टा और टेगमेन मिलके क्या बनाते हैं? आपके सीड कोट बनाते हैं. ये सबसे आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है सीड कोट की. ठीक है. फिर आपका आता है ये पोर्शन जो हो गया आपका, क्या हो गया? प्ल्यूम्यूल. प्ल्यूम्यूल मतलब जो सूट पोर्शन को राइज करता है वो हो जाएगा प्ल्यूम्यूल. अब ये नीचे का पोर्शन है तो ये क्या हो जाएगा? रेडिकल.
ये प्लूम्यूल और रेडिकल मिल करके क्या बनाएंगे आपके, ये एम्ब्रियो का, यहीं पे हाइपोकोटाइल भी आपका आ जाएगा, हाइपोकोटाइल। और ये पूरा पार्ट जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो, टेस्टा, यहाँ टेस्ट लिखा है, टेस्टा, टेगमेन, टेस्टा टेगमेन मिलके आपका सीड कोट बनाते हैं। मीन्स द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। This is the basic structure of seed, which you know that this is testa, tegmen. Then this portion is known as embryo, जिसमें कि आपका प्लूम्यूल होता है और रेडिकल होता है, हाइपोकोटाइल होता है, और ये डाइकोटिलेडोनस सीड है, राइट। तो ऑल ऑफ दीज, आंसर इज डी। Now coming to the next question, question number 6, APGL germination occurs in, ये लास्ट वीडियोस में मैंने आपको मेंशन किया था EPGL जर्मिनेशन और हाइपोजीएल जर्मिनेशन। EPGL जर्मिनेशन जब सॉइल सरफेस के ऊपर कोटिलेडन होता है तब हम EPGL जर्मिनेशन कहते हैं, और जब सॉइल सरफेस के नीचे कोटिलेडन होता है तब हम क्या कहते हैं, हाइपोजीएल जर्मिनेशन कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, पैडी, बीन, सॉर्गम, मेज। द आंसर विल बी बीन इज EPGL germination. Now coming to the next question, question number 7, the first step is in seed germination is, फर्स्ट स्टेप सबसे पहला सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, क्या वो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन होता है, इम्बिबिशन होता है, या हाइड्रोलिसिस। आंसर इज ए, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्या होता है इम्बिबिशन, जब वाटर के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, इम्बिबिशन। सबसे पहले तो वाटर एब्जॉर्ब होगा, फिर उसमें कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, तब जाके रेस्पिरेशन या हाइड्रोलिसिस होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज इम्बिबिशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज rope pulling is practiced for effective seed set in hybrid seed production। अगर आपने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लास्ट कुछ वीडियोस में, जो मैं आपको लिंक में यूजुअली सारे वीडियोस के दे देती हूँ, आपको एक ABR लाइन सिस्टम बताया था, ए फीमेल लाइन स्टेराइल लाइन, बी मेंटेनर लाइन, आर रेस्टोरर लाइन। ये राइस के केस में बताया था, और राइस के केस का ही ये है रोप पुलिंग मेथड। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लीजिए राइस के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो हम इसमें रस्सी लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलेंस एक दूसरे पे पड़े और हाइब्रिड सीड अच्छा हो, इसलिए हम रोप पुलिंग मेथड यूज़ करते हैं इन केस ऑफ राइस। द आंसर इज सी, राइस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेजेंस ऑफ बी लाइन पेरेंट इन ए लाइन इन सॉर्गम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज कॉल्ड। ये एक स्टेटमेंट है जो आप एकदम लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। बी लाइन parent in a line, we always call it pollen seeder. Pollen seeder means that B line plant in a line. अगर किसी A line में B line का प्लांट आ गया है तो इसे हम pollen seeder बोलते हैं, pollen seeder. Now coming to next question, that is question number 10. In cotton, direct disorder refers to bad opening of balls. Answer is bad opening of balls. Coming to question number 11, that is acid delinting of cotton is done with acid। जैसा कि वर्ड एसिड से ही समझ में आ जा रहा है, एसिड मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। डिलिंटिंग मीन्स क्या होता है, ये अगर आप मेरे पुराने वीडियोस में देखेंगे, छोटे बच्चों के वीडियोस में क्लास 6 में, डिलिंटिंग मतलब होता है रिमूवल ऑफ फस, रिमूवल ऑफ फज। जो रुई के ऊपर एक फजी सा चीज़ होता है, फ्रॉम द सीड कोट, फ्रॉम द सीड
कोट इज़ नोन एज डिलिंटिंग, हम उसको डिलिंटिंग कहते हैं, कॉटन में यूज़ होता है। और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। द आंसर इज H2SO4। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, द सीड एक्ट हैज़, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको ये चैप्टर पूरा ज़रूर पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स है सीड एक्ट, PPV, FR, डस, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सीड एक्ट के जो टोटल सेक्शंस हैं वो 25 सेक्शंस हैं। ये इसमें सीड एक्ट 1966 में आया था, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। इसमें 25 सेक्शंस हैं और ये एक लॉ का पूरा वर्डिंग्स हैं, तो एज सच आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत समय पेनाल्टीज वगैरह हैं और कंपल्सरी लाइसेंसिंग वगैरह हैं, तो हर एक डेफिनेशन ऑफ सीड भी है इसमें। ओके, now coming to the next question, question number 13, the act that provides for protection of farmer and plant varieties is, मैंने पीछे के आपको बताया था पीछे के सीरीज़ में कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फार्मर्स एंड प्लांट वेराइटीज़। मीन्स फार्मर को जो प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है वो इंडिया दे रही है, और ये किसके तहत दे रही है, PVP एंड FR एक्ट, मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के तहत दे रही है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, seeds having moisture content of 10 to 12% can be stored for a period of, तो अगर हमें सीड की स्टोरेबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया था कि सेफ स्टोरेज अप टू 10 to 14% होता है, और जब हीटिंग होती है तो 18 to 20%, जबकि सीड में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर 10 to 12% है, इसका मतलब हम 1 ईयर तक प्रॉपरली सीड को स्टोर कर सकते हैं। द आंसर विल बी 1 ईयर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डेजिग्नेटेड डिजीज फॉर व्हीट इज, लास्ट टाइम मैंने फोमोसिस ब्लाइट बताया था ब्रिंजल के केस में। नाउ दिस टाइम यू हैव टू नो अबाउट डेजिग्नेटेड डिजीज ऑफ व्हीट, दैट इज नोन एज Karnal bunt. Answer is A. This is all about series 5th. होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर प्लीज़ आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ